बहुत बहुत स्वागत है आपका। इंडिया डेली देख रहे हैं आप और इंडिया डेली का खास शो वॉर कोट देख रहे हैं। आज इशिका मेरी सहयोगी मेरे साथ मौजूद है और मेरा नाम है भावना सुखीजा। इशिका, आज बात दोस्ती में दरार की, जिस तरीके से ट्रंप ने नेतन्याहू को पछाड़ दिया है, जिस तरीके से सुना दिया है कि तुम पागल हो गए हो, तो अब आपको क्या कुछ लगता है कि क्या अब इजराइल और अमेरिका के बीच भी दरार आने वाली है? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप के जो ये बयान आते हैं ना अमेरिका की तरफ से, जो ये बयान आ रहे हैं अभी, कभी कुछ आ जाता है कभी कुछ आ जाता है, ये कोई नई बात नहीं है। अक्सर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप साहब ऐसे बयान देते हैं, अक्सर नजर आते हैं। कभी वो कहते हैं कि हम इस तरीके से हमला करेंगे कि पूरी सभ्यता जो है ईरान की वो खत्म हो जाएगी, जस्ट वेट एंड वॉच। और अब डोनाल्ड ट्रंप अपने ही सगे संबंधी, अपने बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर को कह रहे हैं कि तुम तो पागल आदमी हो, अगर मैं तुम्हें नहीं बचाता तो तुम जेल में होते। ये कोई नई बात नहीं है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, अगर देखा जाए तो बिल्कुल दोहरी नीति खेलने की कोशिश यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप करते नजर आ रहे हैं। और अब ऐसे में ईरान के हाथ पैर जो है वो जो अब तक फूल रहे थे, वो कहीं ना कहीं कह लें कि ईरान जो है वो कहीं ना कहीं खुश तो जरूर होगा कि अब ट्रंप और नेतन्याहू की आपस में भिड़ गई है। इससे अमेरिका बहुत खुश होगा, लेकिन ईरान बहुत खुश होगा। लेकिन ईरान ये बखूबी जानता है कि अमेरिका आज कुछ कहता है और कल कुछ कहता है, मुझे लगता है। देखिए, मुझे इशिका लगता है कि कहीं ना कहीं ट्रंप जो है ना एक तरह से चेतावनी दे रहे हैं, एक तरीके से सतर्क कर रहे हैं इजराइल को। देखिए, ट्रंप ने फोन पर या फिर बातचीत में नेतन्याहू को ये बोला कि आप पागल हो गए हैं, आप युद्ध को खत्म ही नहीं कराना चाह रहे हैं। क्योंकि देखिए, युद्ध को खत्म वो इसलिए चाह रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं ट्रंप भी थक गए हैं अब उन हमले कर करके, उन खोखले दावों से, उन ट्वीट को लेकर। या तो डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरीके से इसको युद्ध घोषित करते, कह दे कि अमेरिका पूरी तरीके से युद्ध में घोषित कर दे, ठीक है, वो कर नहीं रहे। और इसी चीज से बचने के लिए अब ईरान पर जो है वो पीस का जो वो राग है वो अलाप रहे, कह रहे मुझे पीस चाहिए। लेकिन एक तरफ तो आप पीस की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप जाकर जहाजों पर हमले कर रहे हैं, तो ये कौन सी राजनीति खेलने की डोनाल्ड ट्रंप कोशिश कर रहे हैं, ये भी समझना जरूरी है। और ये पहली बार नहीं है जब ईरान पर इस तरीके से चीजें हो रही है। 2018 में भी यही हुआ था जब ओबामा लगातार एक तरफ तो बात कर रहे थे अली खामनेई और उनके तमाम मंत्रियों से, लेकिन दूसरी तरफ ईरान में ताबड़तोड़ मिसाइलें जो थी वो इजराइल ने बरसा दी थी। तो तब भी खामनेई ने बोला कि एक तरफ तो आप बातचीत कर रहे हो, दूसरी तरफ आप जो है हमले करवा रहे हो, आप इजराइल को रोक क्यों नहीं रहे हो? कहीं ना कहीं इशिका, आपको ये नहीं लग रहा कि सुपर पावर की इज्जत खाक में जा रही है? क्योंकि जिस तरीके से हमले करवा रहे हैं और एक तरफ बात हो रही है सीज फायर की। अगर आप डोनाल्ड ट्रंप का पैटर्न देखें इशिका, कि कहीं ना कहीं उनका एक पैटर्न रहा है कि वो पूरे हफ्ते में, मेरे को लगता है, डिसाइड कर लेते हैं वीक वाइज कि मंडे मैंने ये ट्वीट करना है, मंडे मैंने ट्वीट करना है कि डील बेहद नजदीक, कुछ ना कुछ होने वाला है, मंगलवार को हमले करा देना है, फिर जैसे चाय के साथ टोस्ट जरूरी है, ऐसी डोनाल्ड ट्रंप की सुबह के साथ ट्वीट जरूरी है। बिल्कुल, ट्वीट के शॉट्स लेते हैं डोनाल्ड ट्रंप और कहीं ना कहीं ऐसी खोखली बातें करते हैं, लेकिन उनमें से पूरा कुछ नहीं होता। अब मैं बात कर रही थी पैटर्न की, तो कहीं ना कहीं आपने देखा है इशिका कि कहीं ना कहीं एक पैटर्न रहा है कि अगर अल्टरनेटिव डेज में चलता है कि अगर मंडे को डील फाइनल होने की बात हुई है, वेडनेसडे को आता है सभ्यता खत्म, ट्यूसडे को धमकी मिलेगी और वेडनेसडे को हमला होगा। अभी बताती हूँ मैं, अभी कुछ ही पिछले ही हफ्ते डोनाल्ड ट्रंप ने एक दिन ट्वीट किया कि हम लोग बहुत डील के पास पहुंच गए हैं और एकदम पीस जो है वो आने वाला है, डील किसी भी वक्त हो सकती है और किसी भी वक्त जो है वो शांति जो है वो आ सकती है। अगले दिन डोनाल्ड ट्रंप आकर कहते हैं कि मुझे तो सऊदी, कतर और बहरीन ने रोक लिया, नहीं तो मैं तो ऐसा ईरान पर हमला करता, ईरान तो खत्म हो जाता। या आप एक दिन पहले कह रहे हैं कि पीस है भाई, कि सारी शांति आ रही है, सारी चीजें खत्म हो रही है, सीज फायर हो गया, अगले दिन आप कह रहे हैं कि मुझे तो इन्होंने रोक लिया, नहीं तो मैं तो ऐसा हमला करता कि ईरान जो है पूरी तरीके से खत्म हो जाता। तो ये डोनाल्ड ट्रंप के बयान आते हैं। इशिका, मुझे नहीं लगता कि ये समझौता बेहद करीब है। ट्रंप के वादे हमेशा की तरह खोखले नजर आ रहे हैं, क्योंकि अगर समझौता नजदीक है तो वो समझौता हो क्यों नहीं पा रहा है? वो हो नहीं पा रहा है इसलिए क्योंकि ट्रंप की शर्तें ही कुछ इस तरीके की हैं। ट्रंप की क्या शर्तें हैं कि पूरा यूरेनियम जो है, न्यूक्लियर जो है, वो अमेरिका को सौंप दिया जाए और उसके बाद न्यूक्लियर बनाया भी ना जाए। मतलब क्या, ईरान की सिक्योरिटी का क्या? और तीसरी ट्रंप की जो सबसे बड़ी शर्त है वो है हॉर्मोज को लेकर के, जो टोल ईरान काटना चाहता है, जो टोल लेना चाहता है, वो टोल ना दे और फ्री फंड में निकाल दे उन जहाजों को। करेगा वो ऐसा? तो वो क्यों करेगा? ईरान को पता है ना कि हॉर्मुज वो नस है जिससे ट्रंप झुक रहे हैं। उसने अगर हॉर्मुज छोड़ दिया तो ट्रंप तो उसका जीना आराम कर देंगे। बिल्कुल, कहीं ना कहीं आमदनी में ठप हो
हो जाएगी। ईरान की वही आमदनी है क्योंकि वो पूरा न्यूक्लियर बेस्ड देश है और उसकी कहीं ना कहीं उसी पर सब कुछ अर्थव्यवस्था या सब कुछ है, ऑयल जो है उसके ऊपर बाकी सारे देश जो है डिपेंड है। तो ऐसे में वो ऐसा क्यों करेगा कि वो टोल नहीं लगाएगा? ऐसे तो मतलब समझौते के लेकिन यहाँ पर ना टोल लगाना भी बहुत गलत है भावना, क्योंकि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वो अंतरराष्ट्रीय जल मार्ग है, उस पर किसी एक देश का अधिकार नहीं है। कुछ क्षेत्र जो है यूनाइटेड नेशंस ने, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो है उन्होंने दिए हुए हैं कि सिर्फ 12% तक ही आप उस पे जो है आपकी राजनीति, आपकी दादागिरी चल सकती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरे अंतरराष्ट्रीय जल मार्ग को अपने कब्जे में ले लो या फिर जहाजों से आप टैक्स लो। लेकिन देखिए ज़्यादा से ज़्यादा सबसे ज़्यादा गैस और तेल कहाँ से आता है? ईरान से आता है। और सबसे ज़्यादा जो हॉर्मुज का एरिया कहाँ से लगता है? वो ईरान से लगता है। तो कहीं ना कहीं अगर अमेरिका इतना दबदबा बनाने की कोशिश कर रहा है तो कहीं ना कहीं ईरान भी वहाँ पर अपनी भलाई देखेगा ना यार। वो अपनी चीज़ें तो देखेगा और वो अपना भला क्यों नहीं सोचेगा? अब अमेरिका ये नहीं देख रहा है कि उसकी अर्थव्यवस्था चरमराती जा रही है इस हमलों में। हालांकि ईरान का जो अगर हम बात करें ईरान के वेपन्स की, तो अभी एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि ईरान के कुछ 1000 वेपन्स ऐसे मिले हैं जो मलबे में दबे हुए थे और उनको रिपेयर होकर वापस ठीक कराया जा सकता है। कुछ ही निर्भर बनने की कोशिश जो है वो सेल्फ इंडिपेंडेंट बनने की कोशिश ईरान हमेशा से करता है। लेकिन अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात करें ना, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान ने जिस तरीके से कब्जा किया है वो कहीं ना कहीं अंतरराष्ट्रीय सीमाओं का उल्लंघन है। जितनी भी सिक्योरिटी पॉइंट्स है उनका उल्लंघन ईरान कर रहा है और ये कह रहा है अमेरिका से कि जो भी जहाज वहां से गुजरेगा वो हमें टोल टैक्स देगा और अगर टोल टैक्स नहीं देगा तो हम गुजरने नहीं देंगे। तो ये बात काफी ज्यादा गलत है क्योंकि वो आपकी प्रॉपर्टी नहीं है, वो एक अंतरराष्ट्रीय जल मार्ग है, आपकी प्रॉपर्टी नहीं है। आप किस तरीके से वहां पर ऐसे कब्जा कर सकते हैं? ये ईरान को लेकर लगातार जो है वो सवाल उठता है और इसी को लेकर अमेरिका कह रहा है। वो जो ओमान के पास से नेवल ब्लॉकेड इन्होंने की हुई है ना, ये यही पे सारा बवंडर शुरू होता है। लेकिन अब अमेरिका तो कह रहा है कि हम नाकेबंदी हटा देंगे अगर ईरान बात मान गया। लेकिन ईरान ये बखूबी जानता है, ईरान साफ कह रहा है कि क्या गारंटी है कि आप आज हॉर्मुज से ये ईरान ये यहाँ पर ईरान जो है उसने कब्जा कर रखा है, क्या गारंटी कि जब ये यहाँ से ये जो कह रहे ये अमेरिकी जो है वो यहाँ पर ब्लॉकेट की हुई है, ये ईरान है, ईरान आई जिस हिसाब कह रही है कि क्या आपकी वो है, आपकी क्या वो गारंटी है? यहाँ से हटा ले, अगर आपकी गारंटी क्या है, अगर हम यहाँ से हटा भी ले आपकी क्या गारंटी है कि आप यहाँ पर आके पूरे उसको नहीं वो करोगे? तो ये सवाल काफी ज्यादा खड़ा हो रहा है यहाँ पर। शिखा, मैं आपको और अपने जनता को बता दूं कि अब्बास अरागची ने भी ये बोला है कि अब हमें ट्रम्प के जो दावे हैं ना उन पर विश्वास ही नहीं है, हमें एक पुख्ता डील या फिर भरोसा नहीं है अमेरिका पे। कहीं ना कहीं उन्हें ना भरोसा नहीं है और उन्हें कहीं ना कहीं वो पुख्ता सबूत चाहिए कि हाँ अब कुछ हमले नहीं होंगे। उनको अपनी सिक्योरिटी की गारंटी चाहिए। ईरान ज्यादा शर्तों में कुछ नहीं मांग रहा, वो अपने जो हमले हुए हैं उसकी भरपाई मांग रहा है, उसके नुकसान की भरपाई मांग रहा है, मुआवजा मांग रहा है। दूसरी तरफ वो ये कह रहा है कि आप हमें ये गारंटी दो कि आप इसके बाद हमला नहीं करोगे। और तीसरी बात रही कि यूरेनियम की, जिसका सबसे बड़ा हवा बना रखा है इस समय अमेरिका ने, तो देखिए अपनी सिक्योरिटी के लिए कर रहा है वो ईरान। और अगर वो इस चीज़ में अपनी सिक्योरिटी देख रहा है तो मुझे नहीं लगता कि इशिका इसके अंदर कोई बुराई है। हालांकि इस पर भी एक समझौता होना चाहिए कि अगर आप यूरेनियम रख रहे हो तो आप इसका कोई गलत उपयोग नहीं करोगे, आप इसका कुछ करोगे नहीं। वो चाहता ही नहीं है, अमेरिका चाहता ही नहीं है कि ईरान जो है वो यूरेनियम को रखे। इससे आपको ये नहीं लग रहा है शिखा कि कहीं ना कहीं अब अमेरिका वो दबदबा बना रहा है जिससे वो एक रिजीम चेंज चाहता है। वो ये चाहता है कि उसकी मतलब उसके मुताबिक सत्ता जो है ईरान में बैठी हो और वो कठपुतली की तरह चले। मतलब कि अमेरिका बैठकर जो ईरान को हुक्म दे रहा है, ट्रंप जो ईरान को हुक्म दे रहे हैं वो करे, कठपुतली। बिल्कुल, अमेरिका हमेशा से ही अमेरिका का ये रहा है कि जो देश उसके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, जहां उसे लगता है कि इस देश पे अगर मैं कब्जा करूं या इस देश में अमेरिका की चलने लगे तो इससे मुझे फायदा होगा। आपने वेनेजुएला में देखा, वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा ले गए, तेल जो था सबसे ज्यादा वेनेजुएला में होता था। खुद अमेरिका ने बोला कि जब तक वेनेजुएला में कुछ नहीं होता तब तक अमेरिका से वेनेजुएला में सत्ता चलेगी। सेम जो चीज हो रही है वो ईरान के साथ हो रही है, क्योंकि अगर देखा जाए तो खाड़ी के बाकी देश तो डॉलर में ऑयल की डील कर रहे हैं, लेकिन ईरान एकमात्र ऐसा देश था जिसने जो अपने उसूल थे उस पर चलना बेहतर समझा और अमेरिका की बात नहीं मानी। यूरेनियम का मुद्दा पहले से चल रहा था, लेकिन ये ऑयल के मुद्दे को भी नजरअंदाज हम नहीं कर सकते। तो ऐसे में अमेरिका ने, जैसे पहले की अगर हम इतिहास की बात करें तो जब रजा पहलवी के टाइम पर भी कहा जाता था कि रजा पहलवी को CIA और अमेरिका ने मिलकर जो है ईरान की सत्ता में बिठाया था और
उसी दौरान जो ये न्यूक्लियर की जो सारी चीजें थी उसी दौरान जो है ईरान को दी गई थी। तो क्यों दी गई थी? अगर आपको इतनी ही दिक्कत थी तो आप ना देते, लेकिन दी क्यों गई? क्योंकि उसकी पसंद की सरकार थी। हाँ, इतनी ही इनसिक्योरिटी थी तो देते मत। और अगर अब दे दी है तो एक डील ऐसी बननी चाहिए इशिका, मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि अगर डील ऐसी बननी चाहिए जहां दोनों देश की सहमति हो। ये नहीं होता कि अमेरिका, ट्रंप सिर्फ अमेरिका का देख रहे हैं, अमेरिका फर्स्ट देख रहे हैं, लेकिन ईरान धरातल में जा रहा है तो वो जाने दो। मुझे नहीं लगता कि ऐसी भी कोई मतलब वही वाली बात है ना, वही वाली बात है, जब जब अपनी चीजें थी, अपना काम बन रहा था तब तक ठीक, और अब जब बात नहीं बन रही है, क्योंकि देने वाला भी अमेरिका ही था, न्यूक्लियर अमेरिका ने दिया था। क्यों दिया था? क्योंकि रजा पहलवी उन्हीं के इशारों पर जो है वो चलते थे, अमेरिका के इशारों पर चलते थे। और आज जब ईरान की सत्ता पूरी तरीके से उलट हाथों में, अमेरिका के हाथों में नहीं है, तो आज जो है अमेरिका को मिर्ची लग रही है। तो यानी अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारना इसको बोलने, या फिर ये कह ले कि अपने स्वार्थ के लिए जो चीजें की गई थी अब वो अमेरिका पर भारी पड़ती नजर आ रही है। ईरान के पास पहले से न्यूक्लियर नहीं था, उसको सारी चीजें देने वाला, साइंटिस्ट को, चाहे फिर साइंटिस्ट को सिखाना हो, चाहे चीजें पढ़ाना, वो सब जो है वो अमेरिका की तरफ से ईरान को दिया गया था रजा पहलवी के टाइम पर। रजा पहलवी को लेकर एक बात मैं आपको बता दूं, कही जाती है कि रजा पहलवी जो थे वो अमेरिकी जो हुक्मरान थे उनके इशारों पर चलते थे, यानी ईरान में जो सत्ता थी वो कहीं ना कहीं अमेरिका की बनाई हुई थी। देखिए, सत्ता बनाई हुई थी, लेकिन अब ये भी समझना चाहिए सुपर पावर अमेरिका जो बनता आ रहा है, लेकिन इन सब के बीच इशिका मुझे लगता है कि ये भी समझना चाहिए कि अब वक्त बदल चुका है। आपने जो सौंप दिया आप उसको हथिया नहीं सकते हो। आपने ले लिया, ठीक है, आपने यूरेनियम दे दिया, लेकिन अब अगर आपने वो पावर्स दे दी हैं अब तो आप एक समझौता कर सकते हो कि आप उसका गलत उपयोग नहीं करोगे, या फिर आप एक इतनी लिमिट में बना पाओगे। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि आप अपना यूरेनियम हमें सौंप दो और आगे आप कोई परमाणु कार्यक्रम करोगे नहीं, क्योंकि ईरान में कहीं ना कहीं अपनी सिक्योरिटी देखेगा। जिस तरीके से अमेरिका अपने देखता है, अमेरिका के पास क्या फाइटर जेट्स नहीं है, अमेरिका के पास क्या परमाणु हथियार नहीं है, क्या अमेरिका दूसरे देशों से डील्स नहीं करता है, उनको हथियार नहीं देता है, ताइवान को नहीं देता है? बिल्कुल देता है। तो फिर अगर वो इतना सब कुछ, ये सब कुछ खुद करता है तो वो ईरान को होता कौन है बोलने वाला? और यहाँ तक की बात अगर ईरान की रहे तो मेरे को ये लगता है कि देखिए ना, ईरान दूध का धुला है ना फिर अमेरिका दूध का धुला है, क्योंकि जिस तरीके से हमले हो रहे हैं ना हॉर्मुज पर, वहाँ पर सिर्फ आम जनता को नुकसान हो रहा है। यहाँ पर मेरे को लगता है कि सुपर पावर्स कहें या फिर सुप्रीम लीडर कहें, वो तो अपनी गद्दी संभाले बैठे हैं, वो तो सिर्फ बयान दे रहे हैं, लेकिन भुगत कौन रहे हैं? आम जनता भुगत रही है। ईरान और अमेरिका की नहीं, लेकिन और देशों की भी आम जनता भुगत रही है, क्योंकि ना देखिए आसमान पे जा रहे हैं तेल के दाम जा रहे हैं, गैस की कीमतें जो आसमान पर जा रही हैं, लेकिन इसके अंदर सब कुछ जो नुकसान हो रहा है वो जनता को हो रहा है। और इसी नुकसान की वजह से अमेरिका की खुद की जनता ये खुश नहीं है। वो यानी ये वॉर तो शुरू कर दिया डोनाल्ड ट्रंप ने, लेकिन इसका सबसे बड़ा खामियाजा जो है वो आम जनता जो है वो पिसती इसमें नजर आ रही है। सबसे ज्यादा आम जनता भुगत रही है। डोनाल्ड ट्रंप अभी से कोशिश नहीं कर रहा है ईरान में दंगे भड़काने की, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप पिछले साल दिसंबर से ये चीजें कर रहे हैं। जब दिसंबर में ईरान के अंदर मास प्रोटेस्ट हुआ अली खामनेई के शासन के खिलाफ, ईरान की डूबती अर्थव्यवस्था के खिलाफ, तब भी डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा था कि अगर इन प्रोटेस्ट करने वालों पर जरा सी खरोच आई, IRGC ने कुछ भी किया तो फिर यूएस की जो सैनिक है वो बाकायदा जमीन पर उतरेंगे, यानी ईरान की धरती पर उतरेंगे। अब सबसे पहला सवाल ये आता है कि एक संप्रभु देश है, उसके अंदर प्रोटेस्ट हो रहे, किस देश के अंदर प्रोटेस्ट नहीं होते? अमेरिका के अंदर भी प्रोटेस्ट होते। कल को रूस आकर बोले कि नहीं अगर तुमने अमेरिका की जनता को प्रोटेस्ट में कुछ कहा तो हम तुम देखना फिर हम अपनी आर्मी उतार देंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप कोई नहीं होते हैं कहने वाले कि हम अपनी आर्मी उतार देंगे, लेकिन फिर भी वहां पर हस्तक्षेप कर रहे थे। इसका सीधा साधा और जीता जागता सिर्फ मुद्दा यह है कि रिजीम चेंज करना था। डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू को यह लगा था कि अली खामनेई के मारे जाने के बाद जो है वो रिजीम जो है पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पर पासा उल्टा पड़ गया, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि कुछ रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि ईरान के जो सुप्रीम लीडर थे अयातुल्ला अली खामेनेई, उन्हें कहीं ना कहीं अंदाजा था कि शायद वो ना बच पाए, क्योंकि जिस तरीके से चीजें, तो उन्होंने ईरान को कई सारे प्रोविंसेस में बांट दिया था, कई क्षेत्रों के अलग अलग लीडर बना दिए थे, जिससे बाहरी ताकतों को ये समझ ही ना आ पाए कि आखिर बात किससे कर दी। और वही अब हो रहा है यहाँ पर। देखिए ईरान और अमेरिका का युद्ध तो था ही नहीं। ऋषिका सबसे पहली बात तो ये है कि ईरान और इजराइल का मैटर चल रहा था, लेकिन इजराइल जिस तरीके से सुमड़ी में निकल रहा था ना, अब उसको अमेरिका ने ही दबोच लिया है। अमेरिका ने ही
अब ट्रंप ने ये बोल दिया है कि तुम पागल हो गए हो, अगर मैं ना होता तो तुम जेल में होते। देखिए ये बात कहना ही एक देश के राष्ट्रपति को बहुत अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है इशिका, क्योंकि अब वो सारा जो लेखा जोखा, सारा जो बोझ है ये इस युद्ध का, वो कहीं ना कहीं अब वो इजराइल पर डाल रहे हैं, और वो इजराइल को एक तरीके से ट्रंप आईना दिखा रहे हैं कि भैया युद्ध तो तुम्हारी वजह से स्टार्ट हुआ था। इजराइल को लेकर तो ईरान भी साफ कह रहा है कि इजराइल तो कैंसर जैसी बीमारी है जो फैलता ही जा रहा है पूरे मिडिल ईस्ट में, और इजराइल ये कह रहा है कि हम ईरान को इसीलिए खत्म करना चाहते हैं क्योंकि वो हमारी संप्रभुता के लिए खतरा है, प्रॉक्सी ग्रुप्स को सपोर्ट करता है, इसीलिए जो है हम ईरान को खत्म करना चाहते हैं। यहाँ बात सिर्फ इजराइल की नहीं है, यहाँ पर खाड़ी के उन तमाम देशों की है जो जाकर अमेरिका से बातचीत कर रहे हैं, जाकर अमेरिका को ये कह रहे हैं कि नहीं आप भैया ईरान पर हमले मत रोको, क्योंकि अगर आपने ईरान पर हमले रोके तो ईरान जो है वो खाड़ी में बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएगा, जो कि खाड़ी के देश बिल्कुल नहीं चाहते। और यहाँ पर स्पेशली जो चीजें बोली गई है वो सऊदी को लेकर बोली गई है। कहा गया है कि सऊदी जो है वो लगातार इस तरीके की चीजें करता अक्सर जो है वो सामने आता रहा है। बात अगर स्ट्रांग होने की है तो वो ईरान हो चुका है, क्योंकि इशिका कहीं ना कहीं मरता क्या ना करता, क्योंकि अब देखिए सुप्रीम लीडर की जान चली गई, वहाँ के बड़े बड़े नेता जो हैं उनको मार दिया गया, इतने बड़े हमले हो गए, इतना नुकसान हो गया, और मुंह पे नाकेबंदी कर दी गई, माइंस बिछा दिए गए, तो अब बचा क्या है ईरान के पास? तो अब वो मरता और क्या ना करता। अब देखिए उसके पास खोने के लिए कुछ बचा नहीं है, तो कहीं ना कहीं अब उसने ठान ली है कि भाई अब तो देखा जो होगा वो देखा जाएगा। जिस तरीके से ऐसे में जिस तरीके से अमेरिका हमले कर रहा है उसके पलटवार वो दोगुने तरीके से दे रहा है और दोगुने हमलों से दे रहा है। जिस तरीके से अभी अमेरिका ने जो 2 द्वीप पर हमला किया ईरान के, तो कहीं ना कहीं उसका करारा जवाब देते हुए कुवैत में हमला कर दिया, कुवैत एयरबेस पर हमला कर दिया गया। ये अमेरिका को एक सख्त चेतावनी दे रहा है कहीं ना कहीं। अगर आप आओगे खाड़ी में तो खाड़ी के बाकी देश नहीं बचे, क्योंकि ईरान जानता है कि सीधे तौर पर अमेरिका पर हमला नहीं किया जा सकता। नक्शा अगर आप देखें तो सीधे ईरान से अमेरिका पर हमला नहीं किया जा सकता। तो वो क्या कर रहा है, यूएस के जितने भी बेसिस खाड़ी के देशों में है वो उन पर हमले कर रहा है और कह रहा है कि नहीं हम तो यूएस बेसिस पर हमले कर रहे हैं। लेकिन अगर आप नक्शे में देखें तो ये देश काफी छोटे, सऊदी को छोड़ के यूएई हो, कतर हो, बहरीन हो, कुवैत हो, ये काफी छोटे देश है। अगर लगातार भी 3 से 4 दिन इन पर ईरान ने मिसाइलें दाग दी तो इनकी अर्थव्यवस्था को पूरी की पूरी डगमगा सकती है। यहाँ पर तो कहीं ना कहीं ये एक तीसरे विश्व युद्ध की आहट तो हो रही है, बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि एक तरफ रूस यूक्रेन चल रहा है तो दूसरी तरफ अब ये आ गया है। और तीसरी तरफ जो है ना बात, अब देखिए अमेरिका अपने आप को सुपर पावर समझ रहा है, लेकिन उसने सर पर हाथ रख रखा है इजराइल के, तो इस तरीके से ही ईरान के भी सर पर हाथ कहीं ना कहीं, भले से इनडायरेक्ट वे में माने हम इस चीज को, लेकिन देखिए चाइना भी साथ में है ईरान के और रशिया भी कहीं ना कहीं साथ में है। जिस तरीके से ट्रंप ने बोला चाइना में जाकर कि आप जो है ईरान को हथियार नहीं देंगे, ये देखिए वो कहाँ तक बात सच हो पाती है ये तो वक्त ही बताएगा, और ये मुद्दा कब तक सुलझ पाता है ये भी वक्त बताएगा। आखिर में हम आप पर छोड़ते हैं कि आपकी इस पूरे मुद्दे पर क्या कुछ राय है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्या ईरान जो है वो हार मान जाएगा या फिर ट्रंप कुछ ऐसी चाल चलेंगे जिससे सीज फायर जो है वो बहुत नज़दीक हो जाएगा? आपकी क्या कुछ राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं, और तमाम देश और दुनिया के लिए आप देखते रहिए इंडिया डेली और हमारा खास शो वॉर कोड। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।